हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस विद कॉन्सेप्ट क्लासेस। इस वीडियो में हम बीपीएससी ऑडिटर के इकोनॉमिक्स ऑप्शनल पेपर के मैक्रो सेक्शन के अंतर्गत कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर को देखेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर को हिंदी में हम लोग गुणक की अवधारणा कहते हैं। इस टॉपिक पर डिस्कस करने के पहले बीपीएससी जो इस टॉपिक से जो क्वेश्चन पूछी है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग उस क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये बीपीएससी 44 का क्वेश्चन पेपर है और 44 बीपीएससी के क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन नंबर 4 से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें निवेश गुणक के अर्थ के बारे में पूछा गया है, इसके सूत्र निर्धारण के बारे में पूछा गया है और क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में स्थैतिक और गत्यात्मक परिस्थितियों में इसकी कार्यप्रणाली के बारे में पूछा गया कि निवेश गुणक जो है अर्थव्यवस्था में किस तरीके से काम करता है। इसके रिसाव क्षेत्र के बारे में इस डिस्कस करना है कि कब लीकेज की प्रॉब्लम होती है। रिसाव क्षेत्र का मतलब क्या हो गया, लीकेज हो गया, यानी कब जो है निवेश गुणक जो है अर्थव्यवस्था में काम नहीं करता है और किस सीमा तक निवेश गुणक की धारणा अल्प विकसित देशों पर लागू होती है। तो इस क्वेश्चन को इतने डायमेंशन में पूछा गया है और मैं जो नोट्स आप लोगों को दिया हूँ ये बिल्कुल सारे डायमेंशन को कवर करते हुए दिया गया है। आप लोग उस नोट्स को अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। अगर बीपीएससी जो है यहाँ से अगर इसी फॉर्मेट में क्वेश्चन अगर पूछती है तो आपको हूबहू वही चीज़ लिखना है जो मैं आप लोगों को नोट्स में दिया हूँ। इस टॉपिक पर चलिए अब हम लोग डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि मल्टीप्लायर होता क्या है। इस टॉपिक को मैं सारे डायमेंशन में मैं कवर कर लिया हूँ और बेसिक कॉन्सेप्ट पे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद जो है हम लोग सारे सेगमेंट में आएंगे। देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर क्या होता है। मल्टीप्लायर मल्टीप्लायर का मतलब क्या होता है, गुणक होता है। जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए, मैं सिंपल शब्दों में मैं समझा रहा हूँ कि 5 का गुणक क्या हुआ। अगर कोई संख्या 5 है तो इसका गुणक क्या हुआ, तो 5 का गुणक 10 भी हो सकता है, 15 हो सकता है, 20 हो सकता है, 25 हो सकता है, इसी तरीके से हुआ। यानी 5 के गुणक सभी कोई हुए। उसी तरह हम लोगों को पढ़ना है मल्टीप्लायर में एक टर्म हम लोगों को पढ़ना है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। क्या पढ़ना है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का मतलब हो गया कि जब हम किसी भी अर्थव्यवस्था में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उससे जो है कितनी इनकम, कितनी आय की वृद्धि होती है किसी भी अर्थव्यवस्था में। मान लिया जाए कि मैं किसी भी अर्थव्यवस्था में 500 रुपया का इन्वेस्टमेंट किया, तो जब हम निवेश करेंगे, इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हुआ, निवेश हो गया, तो हम 500 रुपया का निवेश करेंगे तो वो अर्थव्यवस्था में 500 नहीं रहेगा। कुछ समय के बाद ये अर्थव्यवस्था में 1000 रुपया भी बन सकता है, ये 2000 रुपया भी बन सकता है, कुछ भी बन सकता है, ये 2 लाख भी बन सकता है, 2 करोड़ भी बन सकता है। इसी चीज़ की स्टडी हम लोग इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर में पढ़ते हैं कि जब कोई अर्थव्यवस्था में किसी उद्यमी के द्वारा, किसी भी बिजनेसमैन के द्वारा जब किसी पूंजी का इन्वेस्टमेंट किया जाता है, जब किसी भी पूंजी का इन्वेस्टमेंट किया जाता है तो टोटल रिजल्ट कितना आता है, उस अर्थव्यवस्था में टोटल इनकम कितनी हुई, टोटल इनकम कितना हुआ, उसी को हम लोग इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के अंतर्गत पढ़ते हैं। मान लिया जाए कि हमने जो है 500 रुपया मैंने अर्थव्यवस्था में इन्वेस्ट किया और कुछ समय के बाद 1000 हो गया, बढ़ करके फिर 2000 बन गया और ये बढ़ते बढ़ते जो है 2 करोड़ रुपया हो गया, 2 करोड़ रुपया हो गया। तो मैं कहूँगा कि अर्थव्यवस्था में जो गुणक है
वो काम कर रहा है। ओके, बिल्कुल मैं सिंपल शब्दों में मैं समझाया हूँ। एक लाइन मैं फिर से क्लियर कर रहा हूँ कि ये जो मल्टीप्लायर है, मल्टीप्लायर वर्ड से भी पता चल रहा है ना, वर्ड से भी पता चल रहा है कि मल्टीप्लायर का मतलब क्या हुआ। मल्टीप्लायर मतलब अगर हम किसी भी अर्थव्यवस्था में जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं और कुछ समय के बाद अर्थव्यवस्था में जितना भी इनकम जनरेट हुआ, जितनी भी आय में वृद्धि हुई, उसी का हम लोग स्टडी मल्टीप्लायर के अंतर्गत करते हैं। ठीक है, जो मैं नोट्स दिया हूँ उस नोट्स के फर्स्ट पैराग्राफ में मैं मेंशन किया हूँ कि मल्टीप्लायर का जो सिद्धांत है वो केन्स के रोजगार सिद्धांत से मैच करता है। इसलिए मैच करता है क्योंकि केन्स साहब ने बताया कि जब किसी भी अर्थव्यवस्था में एग्रीगेट डिमांड फंक्शन और एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन अगर बराबर होता है तो उस अर्थव्यवस्था में कुछ न कुछ रोजगार की स्थिति होती है। ठीक है, कुछ न कुछ जो है वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट होगा। और अर्थव्यवस्था में पूरा रोजगार तभी होता था जब हम केन्स के अकॉर्डिंग जो है एडीएफ को बढ़ा देते थे, एग्रीगेट डिमांड फंक्शन को बढ़ा देते थे। जैसे कि मैं एक ग्राफ में आप लोगों को पिछले क्लास में मैं ड्रॉ करके दिया था कि मान लीजिए जाए कि ये एग्रीगेट डिमांड फंक्शन था और ये एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन था। ठीक है, इसे मैं थोड़ा सा मैं फ्रेश ड्रॉ करता हूँ। मैं पिछले क्लास में मैं बताया था कि मान लीजिए कि ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड फंक्शन है और यहाँ पर जो है एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन है। ये क्या हो गया, केन्स के अनुसार एडीएफ होता था और ये एएसएफ होता था। इस चीज़ को मैं पढ़ा दिया हूँ, मैं केवल थोड़ा सा मैं रिकॉल करवा रहा हूँ। तो जहाँ पर एडीएफ और एएसएफ दोनों टच करते थे वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट अर्थव्यवस्था में एन मिलता था, जिसे मैं कल्पना किया था। लेकिन अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार बढ़ाने के लिए इस एडीएफ को हमको बढ़ाना पड़ता था। ठीक है, इस एडीएफ को बढ़ाना पड़ता था। तो जो यहाँ पर जो पॉइंट मिलता था ना, ये एनएफ का पॉइंट होता था, यानी फुल रोजगार का पॉइंट होता था। इस चीज़ को मैं केवल रिकॉल करवा रहा हूँ कि हम लोग केन्सियन थ्योरी में पढ़े क्या थे। इस चैप्टर में इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं केवल रिकॉल करवाया। और मेरा कहने का मतलब है कि जो मल्टीप्लायर जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, जो हम लोग मल्टीप्लायर पढ़ रहे हैं, ये केन्स के रोजगार सिद्धांत का एक पार्ट है, केन्सियन थ्योरी का एक पार्ट है। ठीक है, गुणक की अवधारणा के बारे में सबसे पहले जो व्याख्या जो किया गया था ना, वो आरिफ काहन के द्वारा किया गया था, आरिफ काहन के द्वारा किया गया था। लेकिन उन्होंने जो है रोजगार गुणक की बात किया था, एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर की बात किए थे। ठीक है, और अभी जो है एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर। ठीक है, आप लोग नोट्स पढ़े होंगे तो आप लोगों को चीज़ें याद आ रही होगी। ठीक है, लेकिन अभी जो हम लोग पढ़ेंगे केन्स का गुणक विनियोग गुणक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, गुणयोग विनक, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। ठीक है, यानी अभी जो हम लोग स्टडी करेंगे किसके बारे में पढ़ेंगे, केन्स का इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर का मतलब मैं समझा दिया कि किसी भी अर्थव्यवस्था में जब हम पूंजी का इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे 500 रुपया किए, तो कुछ समय के बाद जो है ये पूंजी कितने टाइम्स बढ़ी, जिसके कारण अर्थव्यवस्था में कितनी आय का सृजन हुआ, कितना इनकम जनरेट हुआ, इसी चीज़ को हम लोग मल्टीप्लायर में पढ़ते हैं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पर आते हैं। ठीक है, केन्स साहब ने कहा, केन्स साहब कहते हैं, फॉर्मूला देते हैं कि डेल्टा वाई जो है
के इंटू डेल्टा आई होता है। यहाँ पे डेल्टा वाई क्या हो गया, यहाँ पे डेल्टा आई का मतलब हो गया इनकम में कितनी वृद्धि हुई। जैसे वाई से हम लोग इंडिकेट करते हैं, आय को इंडिकेट करते हैं, और डेल्टा वाई से हम लोग क्या इंडिकेट करेंगे, आय में कितनी वृद्धि हुई, आय में वृद्धि यानी इंक्रीमेंट इन इनकम, इनकम में कितना इंक्रीमेंट हुआ। तो केन्स साहब कहते हैं कि जब हम किसी भी अर्थव्यवस्था में इन्वेस्टमेंट मेरा डेल्टा आई से बढ़ जाता है, जैसे आई से क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट हुआ, ठीक है, निवेश हुआ, और इसमें डेल्टा आई का मतलब क्या हुआ कि इन्वेस्टमेंट में इतनी वृद्धि हुई, कितनी वृद्धि हुई, तो डेल्टा आई का इंक्रीमेंट हुआ। इसे हम लोग डेल्टा आई से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। तो इनका कहना है, केन्स महोदय का कहना है कि जब हम किसी भी अर्थव्यवस्था में डेल्टा आई इन्वेस्ट करते हैं, निवेश करते हैं, तो जितनी इनकम जनरेट हुई उसी को हम लोग यहाँ पे गुणक के रूप में इंडिकेट करते हैं। और ये के क्या है, ये के जो है गुणक का रूप बता रहा है। कहने का मतलब है कि मान लिया जाए कि यहाँ पर हमने लगाया 500 रुपया, और ये जो है गुणक जो है 2 है, तो ये कितना हो गया, के को जब हम लोग डेल्टा आई से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 200 को 500 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना हो गया, 500 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 रुपया हो गया। यानी अर्थव्यवस्था में कितना इनकम हो गया, 1000 रुपया जो है अर्थव्यवस्था में जनरेट हो गया। हमने इन्वेस्टमेंट कितना किया था, 500 रुपया, गुणक का मान अगर 2 हो गया तो कितना हो गया, ये 1000 रुपया हो गया। यानी अर्थव्यवस्था में 1000 रुपया जो है में वृद्धि हुआ, ठीक है। अब इससे ज़्यादा तो सिंपल नहीं बताया जा सकता है। ये 1000 हो गया, गुणक का वैल्यू 2 हम अपने से कल्पना किए, और ये 500 रुपया हो गया। तो 500 को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करें तो 1000 जो हुआ, यही अर्थव्यवस्था का इनकम हो गया, ठीक है। संतुलन की स्थिति में, जब पूरी अर्थव्यवस्था में जब संतुलन होता है, तब हम लोग जानते हैं कि इनकम बराबर कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट होता है। ये पिछले क्लास में भी मैं डिस्कस किया था कि अगर आपके पास कोई इनकम है, इनकम को हम लोग वाई से इंडिकेट करते हैं, ठीक है, तो आपके पास जो आय है, उस आय को आप कैसे यूज करते हैं, उस आय का या तो आप उपभोग कर लेंगे, कंजम्पशन कर लेंगे, या तो उस आय को आप जो है अपनी बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे। दो ही चीज़ तो करेंगे ना। आपकी जो इनकम है संतुलन की स्थिति में, या तो आप उसका उपभोग करेंगे या तो निवेश करेंगे। तो इस फॉर्मूले को याद रखना है, वाई इजगल टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट हो गया। और वाई में अगर इनकम में डेल्टा वाई से वृद्धि हुआ, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो डेल्टा लिखा हुआ ना, इस चीज़ को हम लोग क्या पढ़ते हैं, डेल्टा पढ़ते हैं, डेल्टा, डेल्टा पढ़ते हैं, ठीक है। और ये जो डेल्टा होता है ना, ये जो डेल्टा है, ये किस चीज़ को इंडिकेट करता है, वृद्धि को इंडिकेट करता है, कितना बढ़ोतरी हुआ। तो देखिए इनकम में मान लीजिए डेल्टा वाई का बढ़ोतरी हुआ, तो कंजम्पशन में भी डेल्टा सी का बढ़ोतरी होगा, और इन्वेस्टमेंट में भी कितना का वृद्धि होगा, डेल्टा आई से वृद्धि होगा। आप लोग मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, तो जब आप इसे सॉल्व कीजिएगा तो ये लेफ्ट साइड में आएगा तो निगेटिव हो जाएगा, यानी डेल्टा वाई माइनस डेल्टा सी बराबर डेल्टा इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब हम फॉर्मूला पे आते हैं। ये केन्स का फॉर्मूला था। यहाँ पर केन्स के फॉर्मूला को हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, के इजगल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। इस फॉर्मूले को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं उसी चीज़ को लिखा हूँ केन्स के द्वारा, के बराबर डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, और यहाँ पर जो है सबका वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ पर ये वाला वैल्यू उतना ही रह जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये वैल्यू इतना ही रहेगा,
और इस जगह पे हम लोग ये वाला फॉर्मूला जब पुट करेंगे डेल्टा आई बराबर, तो डेल्टा वाई माइनस डेल्टा सी हो जाएगा इस वाले फॉर्मूला से। और उसके बाद जो है हम लोग अंश में और हर से डेल्टा वाई से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो हम लोगों को ऊपर भी डिवाइड करना होगा और नीचे भी सब में डिवाइड करेंगे, क्योंकि मैथमेटिक्स में तो ऐसे ही हम लोग करते हैं कि जब हम लोग अंश में डिवाइड करेंगे तो हर में भी डिवाइड करेंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर के बराबर जो हो गया 1 माइनस एम पी सी हो गया। अब आप लोग समझ रहे होंगे कि यहाँ पर जो है एम पी सी और 1/एम पी एस कैसे आया। इसी फॉर्मूले को निकालने के लिए जो है बोला गया है आप लोगों को क्वेश्चन पेपर में, ठीक है। और ठीक है, एमपीसी का मतलब को समझिए क्या है, मैं बिल्कुल सिंपल शब्दों में बता रहा हूँ। एमपीसी का पहले तो फुल फॉर्म समझना जरूरी है। एमपीसी, ये जो एमपीसी है ना, ध्यान से समझिएगा, एमपीसी को हम लोग कहते हैं मार्जिनल प्रोपेशनिटी। इसे हम लोग कहते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी, ठीक है, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। टू कंज्यूम इसका फुल फॉर्म है। फुल फॉर्म थोड़ा बहुत याद रखना चाहिए, आपको सहूलियत होता है समझने में। एमपीसी का मतलब क्या हुआ, मान लिया जाए कि उप किसी भी मान लिया जाए कि अगर किसी भी व्यक्ति की आय में अगर कुछ भी बढ़ोतरी होती है तो वो उपभोग में कितना वृद्धि होगा। मान लिया जाए कि एग्जाम्पल से मैं बता रहा हूँ, अगर किसी की इनकम जो है 1,000 करोड़ रुपया बढ़ गया, 1,000 करोड़ रुपया वृद्धि हुई, तो 1,000 करोड़ रुपया वृद्धि करने से आपके उपभोग में कितनी वृद्धि हुई। मान लिया जाए कि अर्थव्यवस्था में 1,000 करोड़ रुपया का पैसा रनिंग करने लगा, यानी 1,000 करोड़ रुपया जो है मार्केट में रन कर रहा है, तो वो पैसा जो रन कर रहा है तो कंज्यूमर के पास पहुंचेगा ना। तो कंज्यूमर जो है उस वस्तु का उपभोग में जितना वृद्धि करता है, तो मान लीजिए कि इनकम में 1,000 करोड़ रुपया का वृद्धि हुआ, तो आपने जो है उपभोग में 600 करोड़ रुपया का वृद्धि किया। तो इसी की रेशियो को हम लोग एमपीसी कहते हैं। तो यानी एमपीसी बराबर क्या होगा, एमपीसी बराबर जो होगा वो 600 करोड़ बटा 1,000 करोड़ रुपया हो गया, यानी 0.6 है। यही एमपीसी कहलाता है, ठीक है। एमपीसी का मतलब समझ गए कि अगर किसी भी अर्थव्यवस्था में आय में बढ़ोतरी होती है तो उस अर्थव्यवस्था में उपभोग में जितनी वृद्धि होगी उसके रेशियो को, उसके अनुपात को हम लोग एमपीसी कहते हैं, ठीक है। ये सारे चीज़ मैं नोट्स में मैं लिख दिया हूँ। और एक चीज़ है, एमपीएस का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब को भी आप लोग समझ लीजिए। तो एमपीएस का मतलब भी वही चीज़ है, थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंस किया है। एम से मार्जिनल हो जाएगा, एम से क्या हो जाएगा, यहाँ पर मार्जिनल हो जाएगा, और पी से क्या हो गया, प्रोपेशनिटी हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जो है एस से क्या हो जाएगा, सेविंग हो जाएगा। कहने का मतलब है कि अगर किसी भी अर्थव्यवस्था में अगर आय में वृद्धि होती है, किसी भी अर्थव्यवस्था में अगर आय में वृद्धि होती है तो बचत में कितनी अतिरिक्त वृद्धि होगी, उसी को हम लोग एमपीएस कहते हैं। मान लिया जाए कि अगर मैं एग्जांपल दूं कि अगर मान लिया जाए कि किसी भी अर्थव्यवस्था में आय में 1,000 करोड़ रुपया की वृद्धि हुई, 1,000 करोड़ रुपया जो है आय बढ़ गया अर्थव्यवस्था में, तो उपभोक्ता तो ऐसा नहीं है कि सारे चीज़ों का उपभोग कर जाएंगे, कुछ ना कुछ तो बचत भी करेंगे ना। तो बचत में जितनी वृद्धि हुई, मान लीजिए कि बचत 400 करोड़ रुपया होने लगा, ठीक है। 1,000 करोड़ रुपया अगर आय बढ़ा अर्थव्यवस्था में, तो कंज्यूमर जो है 400 करोड़ रुपया का बचत करने लगे। तो ये जो रेशियो है ना,
400/1000 करोड़ का, यही एमपीएस कहलाता है। ठीक है, यही क्या कहलाता है? एमपीएस कहलाता है। यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। एक चीज़ मैं रिकॉल करवा रहा हूँ कि एमपीएस क्या हो गया कि आय में वृद्धि होने के फलस्वरूप बचत में जो वृद्धि होती है उसके अनुपात को एमपीएस कहते हैं। और एमपीसी क्या होता है? आय में वृद्धि होने के फलस्वरूप कंजम्पशन करने में, उपभोग करने में जितनी वृद्धि होती है वो एमपीसी कहलाता है। ठीक है, तो डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, यही तो चीज़ यहाँ पर है। सिंपल शब्दों में एमपीसी बराबर डेल्टा सी यानी डेल्टा वाई, यानी इनकम में बढ़ोतरी होने के फलस्वरूप कंजम्पशन में कितना बढ़ोतरी हुआ, उपभोग में कितना बढ़ोतरी हुआ, इसी को हम एमपीसी कहते हैं। तो ठीक है, एमपीसी का मतलब ये फॉर्मूला हो गया। एमपीसी का फॉर्मूला आप लोग इसको याद रखिएगा। ठीक है, और के का जो मान है वो कहाँ से कहाँ तक वैरी करता है? तो 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक वैरी करेगा। ठीक है, किसी भी अर्थव्यवस्था में जो गुणक है, ये जो गुणक है यानी ये जो मल्टीप्लायर है, इसका वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रनिंग करेगा? तो 1 से लेकर के इनफाइनाइट लेवल तक इन्वेस्टमेंट को मल्टीप्लाई कर सकता है। तो जो मैं आप लोगों को मैं नोट्स दिया हूँ उसमें मैं पुट करके बताया हूँ कि 1 का मतलब क्या हुआ, इन्फिनिटी का मतलब क्या हुआ। ठीक है, और 1 का वैल्यू, इन्फिनिटी का वैल्यू पुट करने के बाद जो है एमपीसी पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। ठीक है, इस चीज़ को मैं निकाल दिया हूँ। और एमपीएस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, इस चीज़ को भी मैं निकाल दिया हूँ। ठीक है, तो आप लोग नोट्स को देख लीजिएगा। और जिनके पास नोट्स नहीं है उनके लिए भी सिंपल है कि यहाँ पर हम लोग 1 का वैल्यू पुट करते हैं। जैसे कि मान लिया जाए कि 1/1 माइनस एमपीसी है, और यहाँ पर एमपीसी का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, यानी 1/0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस 1/0 का वैल्यू क्या हो जाएगा? ठीक है, यहाँ पर इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको निकालना है। उसके बाद गुणक की कार्यप्रणाली को देख लीजिए, ये बहुत ही सिंपल है। एक्स एक्सिस पर जो है हम लोग क्या रखे हैं, इनकम को रखे हैं। क्या रखे हैं? इनकम को रखे हैं। और वाई एक्सिस पर उपभोग को रखे हैं। देखिए ये उपभोग को इंडिकेट कर रहा है। ये सी से क्या हो गया, कंजम्पशन हो गया। कंजम्पशन का मतलब क्या हो गया, उपभोग हो गया। और उसके बाद क्या है, उपभोग और विनियोग। विनियोग क्या हो गया, आई से हम लोग विनियोग को इंडिकेट करते हैं, इन्वेस्टमेंट को इंडिकेट करते हैं। तो मान लिया जाए कि यहाँ से यहाँ तक कंजम्पशन है, इसमें अगर आप आई को ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तो सी प्लस आई हो जाएगा। और जब इसमें डेल्टा आई और इन्वेस्टमेंट में वृद्धि करेंगे तो सी प्लस आई प्लस डेल्टा आई हो जाएगा। ठीक है, तो ये ग्राफ बिल्कुल सिंपल से ग्राफ था। ठीक है, और ये जो लाइन है ना, जो 45 डिग्री एंगल पे जो क्रॉस कर रही है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहेंगे? ओके, और ये वाली जो लाइन है, ये वाला लाइन 45 डिग्री पर है। और ये इनकम की लाइन है। ये किसकी लाइन है? आय की लाइन है। और इसे हम वाई से इंडिकेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप ग्राफ देखेंगे तो इस ग्राफ में क्या कहा गया है कि अगर अगर अर्थव्यवस्था में अगर इन्वेस्टमेंट इतना किया जाता है, डेल्टा आई इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया जाता है, तो अर्थव्यवस्था में इनकम में कितना बढ़ोतरी हुआ? तो इनकम में जो बढ़ोतरी हुआ वो वाई से बदल करके y2 पर चला जाता है, यानी इनकम में डेल्टा वाई का वृद्धि हुआ। तो यही तो गुणक भी कहता था ना, ये गुणक को परिभाषित करता है कि अगर किसी अर्थव्यवस्था में डेल्टा आई इन्वेस्टमेंट में वृद्धि की जाती है, इंक्रीमेंट किया जाता है, तो उस अर्थव्यवस्था में इनकम कितना बढ़ा? तो इनकम कितना बढ़ा, y1 से y2 पर इनकम चला गया।
y1 से y2 में इनकम चला गया और यहाँ पे इनकम में बढ़ोतरी जो है डेल्टा वाई हो रहा है। ठीक है, फिगर में भी आप देख सकते हैं यहाँ पर ये इनकम कितना हो रहा है, डेल्टा वाई। तो इस फिगर को आप लोग ड्रॉ कर लीजिएगा, बहुत सिंपल फिगर है। यहाँ पे कंजम्पशन है, उपभोग है, यहाँ पर सी प्लस आई है यानी कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट है, और ये वाली जो लाइन है इसमें डेल्टा आई जब ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, तो ये वाला लाइन हो जाता है। ठीक है, और ये वाला लाइन क्या हो गया, ये वाला लाइन क्या हो गया, तो ये इनकम का लाइन हो गया जिसको हम लोग वाई से इंडिकेट कर देते हैं। और यहाँ से जब डालते थे तो वही तो इनकम शो कर रहा है ना, यही वाला जो लाइन है ना, यही लाइन यहाँ पर इनकम को शो कर रहा है। इनकम, इनकम का मतलब आय, आय को शो कर रहा है। ठीक है, तो इस ग्राफ को ड्रॉ कीजिएगा, बहुत सिंपल ग्राफ है। ठीक है, उसके बाद देखिए कार्यप्रणाली कैसे है, इन्वेस्ट मल्टीप्लायर कैसे काम करता है किसी भी अर्थव्यवस्था में। यहाँ पे चक्र लिखेंगे, मतलब पहला राउंड में, दूसरा राउंड में, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। मान लीजिए कि किसी भी अर्थव्यवस्था में हम 100 रुपया इन्वेस्टमेंट किए। ठीक है, तो आय में वृद्धि कितना हो गया भाई, डेल्टा आई, डेल्टा वाई हो गया, आय में वृद्धि हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि ये जो आय में वृद्धि हुआ तो उसका कुछ हिस्सा जो है हम लोग 50 रुपया उपभोग में खर्च करेंगे और बचत में कितना खर्च करेंगे, 50 रुपया करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है चूँकि हमारी जो एमपीसी है, यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर जो एमपीसी है, एमपीसी को मैं बार बार रिकॉल करवा रहा हूँ, इसका मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ कंजम्पशन है। यानी कि जब किसी अर्थव्यवस्था में आय में जो वृद्धि होती है, आय में जब वृद्धि होती है तो कंजम्पशन में कितना वृद्धि हुआ, उपभोग में कितना वृद्धि हुआ, यही हमारा एमपीसी बताता है। आय में वृद्धि होने के बाद उपभोग में क्या वृद्धि हुआ, ये एमपीसी बताता है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, चूँकि हमारा एमपीसी का जो वैल्यू है वहाँ पर हम लोग एमपीसी जो है हाफ माने हैं। एग्जाम्पल में हाफ जो है एज्यूम किए हैं, तो 100 का आधा 50 हो जाएगा, और ये 100 रुपया का डिवीजन 50 रुपया, फिर 50 रुपया में हो जाएगा, फिर 50 का डिवीजन 25 रुपया, 25 का 12.5 रुपया, 12.5 का 6.25 रुपया हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसी तरीके से हम लोग निकालते हैं, यानी ये वाला लाइन जो है हमेशा हाफ होगा, आगे वाला पीछे वाला से हाफ है। क्यों हाफ है, चूँकि एमपीसी का जो वैल्यू है वो हाफ है। 100 का आधा 50, 50 का आधा 25, 25 का 12.5, 12.5 का 6.25, और 6.25 का हाफ जो है 3.12 होगा। लेकिन इसको जो है हम लोग जीरो यहाँ पे मान लेते हैं कि अर्थव्यवस्था में अब जो है आय में वृद्धि नहीं होगा। और इसका जो है 100 रुपया जब आपके पास इनकम होगा तो आप उपभोग पर 50 रुपया खर्च कीजिएगा और उसका 50% जो है क्या करेंगे, बचत करेंगे। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि ये वाला जो है इस तरीके से क्यों आया, ये 50 कैसे होता है, तो देखिए डेल्टा सी जो है ना, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, डेल्टा सी बराबर डेल्टा सी इंटू डेल्टा वाई है, और सी का जो वैल्यू है यहाँ पर हाफ है, सी का जो वैल्यू है ये हाफ है, इसलिए ये हाफ हो जा रहा है। 50 का आधा 25, 25 का आधा 12.5, 12.5 का 6.25, और 6.25 का आधा 3.12। ठीक है, यहाँ पर सी जो है ये एमपीसी को इंडिकेट करता है, एमपीसी को बता रहा है, और एमपीसी का वैल्यू हम लोग कितना माने हैं, हाफ माने हैं। तो इसीलिए ये क्या हो रहा है, 100 का आधा 50 हो जा रहा है, 50 का आधा 25 हो जा रहा है। मुझे लगता है अब आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद जो है मान्यता क्या है, इसको थोड़ा सा हम लोग फास्ट देख लेते हैं। मान्यता में है, इसको आप लोग याद भी कर लीजिएगा, रट भी लीजिएगा, अगर समझ में नहीं आएगा तो मैं ऐसे समझा दे रहा हूँ। मान्यता में क्या है कि एमपीसी कांस्टेंट होना चाहिए, यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ
कंजम्पशन, ये क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए। स्वायत्त विनियोग में परिवर्तन होना चाहिए, लेकिन जो प्रेरित विनियोग है, यहाँ पर प्रेरित विनियोग की बात नहीं कही गई है, तो ये भी एक मान्यता है। अच्छा, स्वायत्त विनियोग के बारे में मैं बताया था आप लोगों को, वहाँ से आप लोग चीज़ें रिकॉल कर लीजिएगा। तो मल्टीप्लायर में स्वायत्त विनियोग क्या होता, परिवर्तनशील होगा, लेकिन प्रेरित विनियोग की यहाँ पर बात नहीं कही जाती है। प्रेरित विनियोग का यहाँ पर अभाव होता है। उसके बाद थर्ड जो है कि उपभोग जो है, कंजम्पशन जो है, चालू आय का फलन होता है। मतलब जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है वैसे वैसे आपका कंजम्पशन भी बढ़ता है। बिल्कुल सही बात है। इसे मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखा हूँ, मैं नोट्स में तो लंबा फॉर्म में लिखा हूँ, इसे मैं केवल की पॉइंट के आधार पे मैं बताया हूँ। ये क्या है, कंजम्पशन जो है किसका फंक्शन होता है, तो आपकी इनकम का फंक्शन होता है। कैसी इनकम का फंक्शन होता है, करंट इनकम का फंक्शन होता है, जो वर्तमान में आपकी आय है। ठीक है, तो ये भी हो गया। एमपीसी हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए। कांस्टेंट का मतलब स्थिर होना चाहिए, बदलाव नहीं होना चाहिए। स्वायत्त विनियोग में परिवर्तन हो जाना चाहिए। सी जो है करंट इनकम है। समय अंतराल नहीं, इसमें जो है समय अंतराल की बात नहीं कहा जाता है। इसमें कहा जाता है कि अगर हम किसी भी अर्थव्यवस्था में 100 रुपया अगर इन्वेस्ट करते हैं तो एमपीसी जितना उसका वैल्यू होगा उसके अनुसार जो है अर्थव्यवस्था में इनकम बढ़ जाएगा। तुरंत इनकम बढ़ेगा, इनकम बढ़ने में टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, और ये जो है क्लोज इकोनॉमी की बात करता है, यानी अर्थव्यवस्था में बाहर से कोई इन्वेस्टर आ करके इन्वेस्ट ना करे। ठीक है, इस अर्थव्यवस्था में बाहर से आकर के कोई इन्वेस्टर जो है इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो अर्थव्यवस्था कैसी होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए, तभी ये रूल काम करेगा। तो मल्टीप्लायर कब काम करेगा, ये पांचों टर्म अगर लागू हो जाता है तो मल्टीप्लायर काम करेगा। ठीक है, रिसाव कब कब हो जाता है, लीकेज की प्रॉब्लम कब होती है अर्थव्यवस्था में। मान लीजिए कि मेरे पास इनकम बढ़ा और उस इनकम को हम लोग क्या कर लिए, बचत कर लेते हैं। यानी उस इनकम को हम पूरी से पूरी बचत कर लेते हैं, उसका हम उपभोग नहीं करते हैं अपनी लाइफ में, उसका हम उपभोग नहीं करेंगे तो अर्थव्यवस्था में तो वो पैसा फिर रनिंग के लिए नहीं गया ना। इकोनॉमी में जो पैसा है, जो मनी है, वो तो ब्लॉक हो गया, वो तो रन नहीं कर रहा है। तो जब पैसा रन ही नहीं करेगा तो मल्टीप्लायर काम कैसे करेगा। तो इसलिए कहा जाता है कि मल्टीप्लायर में लीकेज की प्रॉब्लम हो जाती है, यानी मल्टीप्लायर काम नहीं करता है। कब काम नहीं करेगा, कि जब आप पैसा को बचाना शुरू कर देंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके पास पैसा आए तो कुछ ना कुछ पैसा का आप उपभोग जरूर कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप पूरी की पूरी पैसा का आप जो है बचत कर लीजिए, नहीं। कुछ भी पैसा का अगर आप उपभोग करेंगे, कंजम्पशन करेंगे, ठीक है, तो वो अर्थव्यवस्था में पैसा जाएगा। और अर्थव्यवस्था में पैसा जाने के बाद क्या होगा, अर्थव्यवस्था में पैसा जाने के बाद वो उस पैसे का मल्टीप्लिकेशन होगा और उस अर्थव्यवस्था की आय बढ़ेगी। तो ये बचत नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए कि मैं कहीं से कर्ज लिया हूँ और उस कर्ज का मैं भुगतान मैं दूसरे देश में कर दिया, चाहे जिस जिस इंस्टीट्यूशन जिस संस्था से मैं पैसा लिया हूँ, अगर उसको मैं पैसा लौटा दूंगा तो मेरी अर्थव्यवस्था में मल्टीप्लायर काम नहीं करेगा। मान लीजिए कि हम भारत की सरकार जो है 100 करोड़ रुपया आईएमएफ से ली, वर्ल्ड बैंक से ली, और उस 100 करोड़ रुपया को फिर थोड़ा दिन के बाद जो है इंडियन गवर्नमेंट आईएमएफ वर्ल्ड बैंक को लौटा दी। तो हमारी अर्थव्यवस्था में उस पैसे का कोई रोल नहीं रहा। ठीक है, जो भी हम पैसा अगर हमारी भारत सरकार कमाती है फ्यूचर में और 100 करोड़ रुपया जनरेट करके फिर आईएमएफ वर्ल्ड बैंक को दे देती है और उस पर इंटरेस्ट भी देती है, तो वो मल्टीप्लायर सही रूप में हमारी अर्थव्यवस्था में कहाँ काम किया, नहीं काम किया। क्यों, क्योंकि पैसा का तो शिफ्टिंग कहीं और हो गया। ठीक है,
आयात पे मान लीजिए कि हम दूसरे देश से आयात कर रहे हैं, तो आयात करने के पश्चात हम उस देश की वस्तु को रख रहे हैं और उसके बदले में हम अपने देश का पैसा जो है दूसरे कंट्री को दे देंगे, तो उस कंडीशन में भी मल्टीप्लायर जो है गुणक काम नहीं करेगा। कर प्रभाव क्या है? कर प्रभाव में है कि मान लिया जाए कि अगर सरकार जो है टैक्स टैक्स के रेट को बढ़ा देती है, अगर सरकार जो है टैक्स के रेट को बढ़ा देती है तो, और टैक्स के रेट को बढ़ा देती है और साथ ही साथ जो उपभोक्ता हैं अर्थव्यवस्था में, उस उपभोक्ता के आय को खर्च भी नहीं करने देती है सरकार कि तुम लोग सब सेविंग करो पैसा, ठीक है, बिल्कुल खर्च मत करो। हालांकि रियल लाइफ में ऐसा नहीं होगा कि हम अपने इनकम को 100% सेव कर लें, कुछ ना कुछ तो खर्च करना ही पड़ेगा। लेकिन गवर्नमेंट कहती है कि आपका टैक्स बढ़ा दी सरकार, और उस टैक्स के पैसा को ले करके सरकार भी कहीं खर्च नहीं की, उसको अपने जो है वो उसको अपने कोष में, अपने फंड में उसको हमेशा के लिए जमा कर दी, और उस पैसे का सदुपयोग जो है सरकार भी नहीं कर रही है, और आपके पास जो इनकम है उसको भी सरकार कर रही है कि आप इसका उपभोग नहीं करें, ठीक है, कंजम्पशन नहीं करें। तो ऐसी स्थिति में मल्टीप्लायर कहाँ से काम करेगा? ठीक है, तो इन सारी चीज़ों से क्या है, लीकेज की प्रॉब्लम होती है और मल्टीप्लायर काम नहीं करता है। चलिए सेकेंड पार्ट में हम लोग देते हैं। आलोचना जो है गॉर्डन एक अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने कहा कि इस मल्टीप्लायर में उपभोग पर काफ़ी ज़्यादा जोर दिया गया है, कंजम्पशन पे काफ़ी ज़्यादा जोर दिया गया है, जो कि ऐसी बात नहीं है। अर्थव्यवस्था में और सारी भी इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ होती है, ठीक है, इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ होती है, तो उन सारे एक्टिविटीज़ को इग्नोर किया गया है, उसका उपेक्षा किया गया है और केवल कंजम्पशन पे जोर दिया गया है कि अगर किसी भी अर्थव्यवस्था में अगर उपभोग होता है तो क्या होगा, उस अर्थव्यवस्था में जो इनकम है वो बढ़ेगा, ठीक है। यानी मैं जो फॉर्मूला मैं आप लोगों को बताया हूँ कि क्या फॉर्मूला मैं बताया, कंजम्पशन जो है अगर हम बढ़ाते हैं अपना, ठीक है, तो इनकम कितना जनरेट हुआ, यही फॉर्मूला था ना हमारा, यही फॉर्मूला था कि अगर हम इन्वेस्टमेंट बढ़ाते हैं, ठीक है, अगर हम विनियोग में वृद्धि करते हैं तो आय में कितनी वृद्धि होती है। तो गॉर्डन महोदय का कहना है कि ये जो मल्टीप्लायर है केवल उपभोग पर बल देता है कि किसी भी उपभोक्ता को अर्थशास्त्र में उपभोग करना चाहिए, उपभोग करने के बाद वो पैसा जो है अर्थव्यवस्था में रन करना शुरू करेगा, उस पैसे का क्या होगा, रनिंग होगा, रनिंग से क्या होगा, मल्टीप्लायर काम करेगा और उस अर्थव्यवस्था की इनकम बढ़ेगी। तो ये आलोचना है। हैजिल्ट महोदय ने कहा था कि ये जो है बिल्कुल जो है बकवास है, ये थ्योरी बकवास है और इसको सिलेबस से ही बाहर करना चाहिए, इसको पढ़ने वाली पुस्तक में शामिल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और तीसरी जो आलोचना की जाती है इसमें समय अंतराल की बात नहीं कही जाती है, क्योंकि इसमें कहा जाता है कि जैसे हम इन्वेस्टमेंट बढ़ाते हैं, जैसे हम इन्वेस्टमेंट बढ़ाते हैं तो बिल्कुल तुरंत जो है अर्थव्यवस्था की जो इनकम है, जो आय है वो बढ़ जाती है, इसमें टाइम कुछ भी नहीं लगता है, अभी हम इन्वेस्टमेंट किए और तुरंत अर्थव्यवस्था का इनकम बढ़ गया। तो इस आधार पर भी आलोचना किया जाता है कि इसमें समय अंतराल की बात नहीं कही गई है। महत्व क्या है कि सरकार कोई भी अगर नियोजन करती है, सरकार अपनी कोई भी प्रोग्राम बनाती है और कोई भी अपनी योजना बनाती है तो मल्टीप्लायर का ज़रूर यूज करती है, ठीक है। सरकार जो है अपना कोई भी इन्वेस्टमेंट करने के पहले ये सोच लेती है कि अगर सरकार पब्लिक इन्वेस्टमेंट करती है तो उससे अर्थव्यवस्था को कितना फ़ायदा होगा। तो सरकार कहीं ना कहीं जो है मल्टीप्लायर का यूज ज़रूर अपने अर्थशास्त्रियों से करके ही आर्थिक रणनीति बनाती है, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो सरकार की नीति बनाने में मल्टीप्लायर का महत्वपूर्ण भूमिका होता है। सरकार के जो इकोनॉमिस्ट होते हैं, आर्थिक सलाहकार होते हैं, वो बताते हैं कि अर्थव्यवस्था की स्थिति अभी काफ़ी अच्छी है,
अभी आपका पैसा काफ़ी ज़्यादा मल्टीप्लाई फॉर्म में आ सकता है, आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका ये इम्पोर्टेंस है। उसके बाद नेक्स्ट और टर्म में हम लोग डिस्कस करेंगे कि मल्टीप्लायर जो है कभी भी अल्प विकसित देशों में लागू नहीं होता है। इसके पीछे कारण है कि यहाँ की अर्थव्यवस्था जो है कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है, और कृषि अर्थ आधारित अर्थव्यवस्था में कृषि का उत्पादन जो है कितना हो सकता है इसका अनुमान लगा पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि ये जो कृषि है वो किस पर डिपेंड करती है, मौसम पर डिपेंड करती है। अगर मौसम अगर अनुकूल हुई और वर्षा पर्याप्त मात्रा में और सही समय पर हुआ तो कृषि की जो गतिविधियां हैं काफ़ी अच्छी हो जाती है और फसल का जो उत्पादन है वो काफ़ी अच्छा हो जाता है। लेकिन इसके विपरीत जो है, अगर मौसम प्रतिकूल रहा तो कृषि का उत्पादन भी कम हो जाता है, और इसलिए अर्थव्यवस्था में आय का, इनकम का कितना सृजन हो सकता है उस फसल को बेच करके, उस खाद्यान्न फसल को बेच करके कितना इनकम बढ़ सकता है। ठीक है, इसका अनुमान लगा पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। जैसे कि अगर मैं अर्थव्यवस्था में कृषि कार्य में 10,000 रुपया इन्वेस्ट किया तो वो कृषि से, उस खेती से हमें ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि मुझे 30,000 रुपया मिल ही जाएगा। यानी इसमें मल्टीप्लायर 3 रोल काम करेगा कि मल्टीप्लायर 4 काम करेगा, इस चीज़ को हम अंदाज नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि अल्पविकसित देशों की अर्थव्यवस्था जो है कृषि पे आधारित होती है, और यहाँ पर इनकम कितना बन सकता है इसका आप अनुमान नहीं लगा सकते हैं। ठीक है। दूसरी बात है कि उपभोक्ता वस्तु उद्योग में क्षमता नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि अल्प विकसित देशों में जितने भी उद्योग होते हैं, जितनी भी इंडस्ट्री होती है, उसके पास इतनी कैपेसिटी नहीं होती है कि डिमांड के अनुसार जो है अपनी सप्लाई को बढ़ा सके। क्योंकि चूँकि अर्थव्यवस्था काफ़ी अंडर डेवलप है। अर्थव्यवस्था का प्रकार कैसा है? अल्प विकसित है। तो अल्प विकसित में उद्योग धंधे उतने एडवांस फॉर्म में नहीं होते हैं, लेकिन कि अर्थव्यवस्था में जितनी वस्तु का डिमांड हुआ उतना प्रोडक्शन कर दिए, फिर डिमांड हुआ फिर प्रोडक्शन कर दिए। ऐसी इनके पास कैपेसिटी नहीं है, जिसके कारण मल्टीप्लायर काम नहीं करता है। लेकिन विकसित देशों में जैसे अमेरिका, ब्रिटेन वगैरह कंट्री में क्या है, वहाँ पे इंडस्ट्री जो है काफ़ी ज़्यादा डेवलप है। वहाँ का जो विनिर्माण क्षेत्र है, मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्री है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप है। वहाँ पे जितनी वस्तु का डिमांड होता है, उनको उनके उद्योग धंधे के पास इतनी कैपेसिटी होती है कि उतना प्रोडक्शन, उतना उत्पादन वो बहुत जल्दी कर लेते हैं। इसलिए अल्पविकसित देशों में मल्टीप्लायर काम करता है कि हम जितना इन्वेस्टमेंट करते हैं उससे अर्थव्यवस्था में तुरंत आय का, तुरंत इनकम में कितनी बढ़ोतरी हुई, इस चीज़ को तुरंत देखने को मिल जाता है। तो आप इस चीज़ को एक्सप्लेन कर लेना है। हालांकि मैं नोट्स में मैं बिल्कुल फुल्ली एक्सप्लेन कर दिया हूँ। ठीक है, तो संक्षिप्त में अगर मैं बोलूँ तो मल्टीप्लायर को आप लोग जो है समझ गए होंगे, और नोट्स को बार बार पढ़िएगा। ठीक है, और वीडियो को 2-3 बार देख लीजिएगा, तो कॉन्सेप्ट मुझे लगता है कि 100% क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा ताकि मुझे पता चल सके कि हाँ, मेरा जो मेहनत है, जो मैं इतने दिल से मैं समझा रहा हूँ, मेरा समझाया हुआ मेरा सार्थक हुआ। ठीक है, ओके, थैंक यू।